नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनकर आज फिर से आपके लिए एक और रीजनिंग का बहुत ही अच्छा सेशन लेकर आया। आज के सेशन में हम 3 टाइप के क्वेश्चंस लेंगे, 3 सेट लेंगे। पहला सेट आपके लिए रहेगा कोडिंग डिकोडिंग का, सेकंड रहेगा फ्लोर बेस्ड पजल का, और तीसरा सेट आपका रहेगा डेटा सफिशिएंसी पे। तो आगे बढ़ने से पहले 2-3 चीजें मैं पहले से क्लैरिफाई कर देता हूं। लास्ट सेशन में कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर जो आप सवाल करवा रहे हैं वो प्री में सफिशिएंट है या फिर ये मेंस में भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये बात हम पहले ही क्लियर कर लेते हैं कि इस कोर्स में हम प्री और मेंस दोनों के लिए आपको प्रिपरेशन करवाएंगे। अभी पहले ज़्यादा फोकस रहेगा प्री पे, पर कुछ सेशंस बाद हम हाई लेवल क्वेश्चंस भी लेना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सवाल बिल्कुल मेंस में पूछा ही नहीं जा सकता, इस तरह से मत देखिए, क्योंकि मेंस में भी कुछ सवाल रहते हैं जो इजी लेवल रहते हैं, शॉर्ट पजल्स के फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन भी आपकी साथ साथ हो जाएगी। अब मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो प्री को नज़रअंदाज मत कीजिए, कोशिश कीजिए। अगर आपको लेवल लो लग रहा है आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, तो इसमें आप अपना टाइम बेटर कीजिए, स्पीड बेटर कीजिए, क्योंकि प्री के अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर आपका रहता है वो है टाइम का। आपको पता है 20 मिनट का आपको समय मिलेगा रीजनिंग के सेक्शन के लिए, और 20 मिनट में आप मान के चलिए आपको कम से कम 25 क्वेश्चंस तो सही करने ही करने हैं। 25 क्वेश्चंस अगर सही करने हैं तो 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, और सर 30 क्वेश्चंस तभी अटेम्प्ट होंगे जब आपकी स्पीड अच्छी रहेगी। तो चलिए आज के सेशन का टारगेट ये बनाइए कि इन सभी सवालों को हम जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने कहा था, सबसे पहला जो आपका सेट रहेगा वो रहेगा कोडिंग डिकोडिंग। सबसे पहले हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए चाहे फोटो ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद दिखेगा आपको इंग्लिश में लिखा हुआ यही सवाल, और इंग्लिश वाले सवाल के अंदर ही मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब सेम क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, देख लेते हैं क्या बोला गया है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, और 4 सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं। 4 सेंटेंसेस क्या क्या है सर? पहला सेंटेंस आपके सामने है, पढ़ने की जरूरत नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पहला सेंटेंस, फिर सेकंड, देन थर्ड, और फाइनली फोर्थ। 4 सेंटेंस है और चारों सेंटेंस को किसी कोड लैंग्वेज में लिखा जा रहा है। अब इस पे बेस्ड आपसे पहला सवाल पूछा गया है। सवाल हिंदी में है, घबराने की जरूरत नहीं है, इसको इंग्लिश में भी आप समझ सकते हैं। पीआर किसका कोड है? मतलब पीआर इज कोड फॉर विच वर्ड? पीआर इज कोड फॉर विच वर्ड, क्योंकि पीआर क्या है? खुद एक कोड है। तो ये कोड कौन से वर्ड का रहा है या कौन से वर्ड का है, ये आपको बताना है। तो जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग, स्पेशली ओल्ड पैटर्न, ये क्या है? ओल्ड पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग है। जब भी आप ओल्ड पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग के सवाल करें तो 2-3 चीजों का हमेशा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में जितना पूछा गया है उतना ही निकालना है। ये नहीं करना है कि पहले आपने चारों सेंटेंस पढ़े और बैठ के सभी वर्ड्स के आप कोड निकालने बैठ गए। इतना टाइम नहीं रहता है प्री के अंदर, स्पेशली प्री में ओल्ड पैटर्न ज्यादा पूछा जाता है, और मोस्टली 100% चांस रहते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग पे ओल्ड पैटर्न पे आपसे 3 से 5 सवाल जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टाइम बहुत ज्यादा प्रेशियस रहता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये नहीं बैठ के सभी वर्ड्स का कोड निकालेंगे। क्या करेंगे? जितना सवाल पूछा गया उतना ही आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले बात हुई है पीआर की, तो सबसे पहली चीज ये कीजिए कि इन चारों सेंटेंस में पीआर को ढूंढना स्टार्ट कीजिए। सर पहले में कहीं भी पीआर नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, अब थर्ड में सर हमें पीआर दिखाई दे रहा है। पीआर दिखाई तो दे लिया, अब सर और कहीं भी आपको पीआर दिखाई दिया था क्या? नहीं दिखाई दिया था। इसका मतलब पीआर जिस भी शब्द का कोड रहेगा वो और किसी भी सेंटेंस में नहीं है। अच्छे से सुन लीजिएगा, फिर से रिपीट करूंगा। हमने सबसे पहले क्या किया? पीआर को ढूंढा तो पता चला कि सिर्फ थर्ड सेंटेंस में पीआर है और किसी भी सेंटेंस में पीआर नहीं है।
तो इससे हमें क्या पता चला कि सर पीआर जिस भी शब्द का कोड रहेगा वो भी और किसी भी सेंटेंस में नहीं रहेगा, सिर्फ वो थर्ड नंबर सेंटेंस में रहेगा। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा? फायदा चलिए देख लीजिए। अब सर इसमें वो वर्ड्स ढूंढना स्टार्ट कीजिए जो और किसी भी सेंटेंस में नहीं है। सर जम्प्स और कहीं रिपीट हो रहा है? बिल्कुल सर, सेकंड के अंदर रिपीट हो रहा है, तो जम्प्स आपका हो जाएगा एलिमिनेट। ट्रैक सर कहीं पर रिपीट हो रहा है? बिल्कुल सर, फर्स्ट सेंटेंस में रिपीट हो रहा है, ये भी हो जाएगा एलिमिनेट। सर डिस्कवर्ड कहीं रिपीट हो रहा है क्या? पहले में नहीं, दूसरे में नहीं और फाइनल में भी नहीं। इसका मतलब डिस्कवर्ड आपका पीआर का कोड हो सकता है। अभी ये नहीं है कि पक्के से होगा ही होगा। एक और आपके पास बचा है प्रेशर। सर प्रेशर और कहीं रिपीट हो रहा है? बिल्कुल सर, फोर्थ नंबर सेंटेंस में रिपीट हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा आपका एलिमिनेट। अब आपके पास बचा कौन सा वर्ड है? सर वर्ड हमारे पास बचा है सिर्फ डिस्कवर्ड। कौन सा वर्ड बचा है? सिर्फ डिस्कवर्ड वर्ड हमारे पास बचा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, डिस्कवर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर टी, एन टी और एनपी किसका कोड है? मतलब आर टी, एन टी और एनपी किन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कोड रहेगा? तो चलिए पीछे फिर से चलते हैं। आपको कौन कौन से 3 कोड पूछे गए थे? आर टी, एन टी और एनपी। तो कुछ नहीं करना है सर, आर टी, एन टी और एनपी को ढूंढना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले सर आर टी पे फोकस करते हैं। सर आर टी कहां पर है? फर्स्ट के अंदर। और कहां पर है सर? थर्ड के अंदर। तो क्या करना है? कुछ मत कीजिए सर, दोनों सेंटेंसेस के अंदर कॉमन वर्ड ढूंढ लीजिए, क्योंकि दोनों सेंटेंसेस के अंदर कॉमन कोड क्या आ रहा है? आरटी आ रहा है। आरटी के अलावा ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि कहीं और कोई कोड तो कॉमन नहीं आ रहा। सर और कोई भी कोड कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ आरटी ही कॉमन आ रहा है। तो आरटी का जो भी वर्ड रहेगा वो भी फर्स्ट और थर्ड में क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। तो पहले और तीसरे में आपके पास कॉमन क्या आ रहा है? सर पहले और तीसरे में हमारे पास कॉमन आ रहा है ट्रैक। तो आरटी का कोड क्या हो गया? ट्रैक हो गया। ठीक है सर, यही प्रोसेस हम एनटी के लिए रिपीट करेंगे। सर एनटी सेकंड और थर्ड सेंटेंस में आ रहा है, और सेकंड और थर्ड में एनटी को छोड़ के और कोई भी कोड रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब कॉमन नहीं आ रहा है। सिर्फ एनटी ही सेकंड और थर्ड में क्या है? कॉमन है। तो चलिए यहां पे इनके सेंटेंस में भी चेक कर लेते हैं क्या कॉमन आ रहा है। सर दोनों सेंटेंस में आपके कॉमन आ रहा है जम्प्स। क्या कॉमन आ रहा है? जम्प्स आ रहा है सर। तो एनटी का कोड क्या हो जाएगा? जम्प्स हो जाएगा। चलिए सर एनपी की तरफ बढ़ते हैं। अब सर एनपी का कोड आपको कहां दिखाई दे रहा है? सर एनपी का कोड फर्स्ट और सेकंड में कॉमन आ रहा है। सर फर्स्ट और सेकंड में और कहीं कोई और कोड तो कॉमन नहीं है? चलिए देख लेते हैं। सर एनपी आपका कॉमन है, पर एनपी के साथ साथ और क्या कॉमन आ रहा है? एसटी भी कॉमन आ रहा है। एनपी के साथ साथ और क्या चीजें कॉमन आ रही है? एनपी के साथ साथ एसटी भी कॉमन आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। सर तो 2 वर्ड्स आपके यहां से कॉमन आएंगे। कौन कौन से? एक तो इंडिया आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड में चेक कर लीजिए कि कितने वर्ड्स कॉमन आ रहे हैं। सर क्या क्या? इंडिया और रेलवे। इंडिया और रेलवे। अब इनमें से सर एनटी का कोड क्या है, ये कैसे पता चलेगा? ये सर तभी पता चल सकता है जब आप एसटी का कोड फाइंड कर सके। तो चेक कर लीजिए एसटी कहीं पर है क्या? सर एसटी भी और कहीं नहीं है। मतलब एसटी और एनपी दोनों के दोनों, एसटी और एनपी दोनों के दोनों फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में साथ साथ आ रहे थे और कहीं भी नहीं आ रहे थे। अगर ऐसी कंडीशन बन जाए कि 2 कोड्स एक साथ आए किसी भी 2 सेंटेंसेस में और कहीं भी रिपीट ना करें, तो इसका मतलब आप इन दोनों कोड को अलग नहीं कर सकते। मतलब एनपी के लिए हम बोलेंगे या तो इसका कोड इंडिया रहेगा या फिर इसका कोड रेलवे रहेगा। एग्जैक्ट कोड हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्ट कोड हम क्या है? फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं ट्रैक, जम्प्स और इंडिया स्लैश रेलवे। ट्रैक, जम्प्स और रेलवे, एक ऑप्शन तो ये हो गया। ट्रैक, जम्प्स और इंडिया, ये ऑप्शन बी भी हो गया। जम्प्स, इंडिया, फार, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन डी को देखिए। ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है? या तो ए या फिर बी। तो सर ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो एनपी वर्ड था, एनपी सॉरी कोड था, उसके लिए 2 वर्ड्स की पॉसिबिलिटी आती है, एक तो रेलवे की और दूसरी इंडिया की।
तो ए या फिर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा फार का कोड है, मतलब नीचे दिए गए ऑप्शंस में से फार वर्ड का कोड क्या रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं, वही चीज करेंगे। सबसे पहले ढूंढ लेते हैं कि सर फार है कहां पर। सर फार कहां आ रहा है? फार सर सिर्फ एक सेंटेंस में आ रहा है और वो सेंटेंस है नंबर 4। नंबर 4 में आपके फार आ रहा है। अब सर ये सिर्फ एक ही सेंटेंस में आ रहा है तो इसको कैसे निकालेंगे? तो जब भी आपको ऐसा वर्ड मिले या ऐसा कोड मिले जो सिर्फ एक सेंटेंस में आ रहा है, बाकी और कहीं भी नहीं आ रहा है, तो आप क्या कोशिश करेंगे, बाकी वर्ड्स पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये तो और कहीं रिपीट हो नहीं रही। अच्छे से देख लीजिए हो रहा है क्या? बिल्कुल सर ये तो रिपीट हो रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, जल्दबाजी में मैंने बोल दिया। पर ये भी एक वैसे पॉइंट रहता है, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था, कोई नहीं, फिर कभी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल लेंगे तो उसमें मैं आपको समझा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं। सर फार तो आपका रिपीट हो चुका है। कहाँ का रिपीट हुआ है? सर फर्स्ट में भी रिपीट हो चुका है, फोर्थ के साथ साथ। तो चलिए कुछ नहीं, दोनों के कोड्स क्या कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, जो कॉमन आ जाए वो उत्तर है। सर कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आपके आ रहा है सी जी। कॉमन क्या आ रहा है? सी और जी। तो फार का कोड क्या हो जाएगा? सी जी, मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आपका सेट रहेगा फ्लोर बेस्ड पजल का। तो सबसे पहले हिंदी में क्वेश्चन आपको दिखेगा। हिंदी में आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना चाहे पॉज करके तो नोट कर लीजिए, नहीं तो पिक ले लीजिए, फोटो ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपको इंग्लिश में सवाल दिखेगा और वही मैं पूरा सोल्यूशन करवाऊंगा। तो चलिए इंग्लिश का पार्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन अब आपके सामने है, बारी बारी से पढ़ना शुरू करते हैं। 9 पीपल, जेड से लेके के तक, लिव ऑन सेपरेट फ्लोर्स ऑफ ए 9 फ्लोर बिल्डिंग। ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड 1, फर्स्ट फ्लोर इज नंबर 2 एंड सो ऑन अंटिल द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड 9। मतलब ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 है, फर्स्ट फ्लोर नंबर 2 है, और ऐसे ही ऊपर चलते चलते जो टॉप मोस्ट फ्लोर रहेगा वो नंबर 9 रहेगा। ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट क्लोथ्स, और क्लोथ्स के नाम दे रखे हैं, शर्ट, सूट्स, पैंट, स्वेटर, कैप, टी शर्ट, जीन्स, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। और उसके बाद इंफॉर्मेशन स्टार्ट होगी। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक बार जो स्ट्रक्चर है, इसका अरेंजमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? 9 फ्लोर बिल्डिंग है तो 9 पॉइंट्स लिख लेते हैं, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और फाइनली 1। ठीक है, इन 9 फ्लोर पे 9 लोग रहते हैं। इन 9 फ्लोर पे क्या रहते हैं? 9 लोग रहते हैं। और इसके साथ साथ हर जो इंसान है, हर जो व्यक्ति है, वो एक अलग टाइप की क्लोथिंग पहनता है, एक अलग टाइप के कपड़े पहनता है। और क्लोथिंग का नाम आपको सामने दे रखा है। तो आपके पास कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल सर आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे आपके अभी के लिए? आपके पास 2 वेरिएबल आपके पास आ जाएंगे। एक में आप फ्लोर के सामने पर्सन का नाम रखेंगे और उसी के आगे फिर आप क्लोथिंग भी फिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा नोट, किसी भी पजल या सिटिंग अरेंजमेंट को जब आप शुरुआत करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। अगर आप सही तरीके से स्टार्ट करेंगे तो पूरी जर्नी आपकी बहुत स्मूथ रहेगी और बिना किसी हैसल के, बिना किसी स्ट्रेस के, आप बिना सिली मिस्टेक के पूरा सॉल्व कर देंगे। पर अगर आप स्टार्ट ही गलत करेंगे तो आगे बहुत प्रॉब्लम आएगी। अगर सॉल्व भी हो जाएगा तो एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, जो हमें अवॉइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, जो सीधी सीधी इंफॉर्मेशन है, उनको यूज करिए, उनसे स्टार्ट कीजिए आप अपना अरेंजमेंट। तो चलिए ढूंढ लेते हैं जल्दी से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। के लिव्स इमीडिएटली अबव एम, ये डायरेक्ट नहीं है क्योंकि ना के का पता है ना एम का। के डजंट हैव पैंट्स, ये भी नहीं। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन एन एंड द वन जैकेट, ये भी नहीं। द वन हु हैज जैकेट लिव बिलो द फ्लोर ऑन विच एन लिव्स, अब ना जैकेट का पता है ना एन का पता है, तो ये भी डायरेक्ट नहीं है। चलिए ये इंफॉर्मेशन आप देखिए, सी हैज टी शर्ट एंड लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 8, बिल्कुल सीधी सीधी इंफॉर्मेशन है कि सी टी शर्ट पहनता है और 8वें नंबर फ्लोर पे रहता है। सीधा सीधा आपको डायरेक्ट बता दिया गया, तो इसको आप सीधा सीधा यहां पर फिल कर देंगे। सी को 8th फ्लोर में डालेंगे और इसके आगे लिख देंगे टी शर्ट। इसके आगे क्या लिख देंगे? टी शर्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एकदम डायरेक्ट इंफॉर्मेशन थी, एकदम सीधी इंफॉर्मेशन थी। तो हमने शुरुआत किया, कहां से किया है? इसी से।
चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं। अब कोशिश यही करनी है कि या तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आप लें या फिर सी या टी शर्ट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन लें, क्योंकि सी और टी शर्ट की जो पोजीशन है हमें अरेंजमेंट में पता चल चुकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द वन हु हैज शर्ट डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो एन, तो अभी इसको यूज नहीं करेंगे। जे डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव और बिलो भी, ये भी नहीं। वी हैज जीन्स एंड लिव्स इमीडिएटली अबव सी, तो चलिए यहां पर सी का जिक्र किया गया है, तो इस इंफॉर्मेशन पे थोड़ी सी नजर डालेंगे। क्या बोला गया था कि वी के पास जीन्स है या वी जीन्स पहनता है और ही लिव्स इमीडिएटली अबव सी, मतलब सी के जस्ट ऊपर रहता है और जीन्स पहनता है। तो सी के जस्ट ऊपर की पोजीशन क्या है सर? 9th फ्लोर। अब ये क्या करता है? जीन्स पहनता है, तो आगे आप लिख देंगे जीन्स। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास वी, सी, जीन्स और टी शर्ट आ चुके हैं। इनसे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हो वो देखनी है, प्लस अगर कोई सीधी सीधी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है वो भी देखेंगे। एक्स डज नॉट हैव ट्राउजर, तो इसको अभी यूज नहीं करेंगे। ओनली 5 पीपल लिव अबव द फ्लोर ऑन विच बी लिव्स, चलिए इस इंफॉर्मेशन को अच्छे से देखिए। ओनली 5 पीपल लिव अबव द फ्लोर्स ऑन विच बी लिव्स, मतलब बी जहां रहता है उसके ऊपर 5 ही फ्लोर या फिर 5 ही लोग रहते हैं। तो चलिए 1, 2, 3, 4, 5 और यहां पर आपके 4th फ्लोर पे आ जाएगा बी, क्योंकि क्या बोला गया था? बी के ऊपर 5 फ्लोर या फिर 5 लोग रहते हैं। ठीक है, अब बी भी आपकी इक्वेशन में आ चुका है, तो बी से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन उठाएंगे। ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन बी एंड द वन हु हैज स्वेटर, मतलब बी और जिसके पास स्वेटर है उनके बीच में 1 फ्लोर का गैप है। ठीक है, तो चलिए यहां पर आपके 2 केसेस बनने की पॉसिबिलिटी है, तो क्या करेंगे? इस रो को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। इन सभी रोज को आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, जिससे कि यहीं पर आप सेकेंड केस के लिए भी बनाया जा सके। चलिए थोड़ा थोड़ा इनको आगे बढ़ा दिया जाए, जिससे कि आपका सेकेंड केस भी बन सके। ठीक है सर, ये केस 1 है और ये केस 2 है। क्या करिए? वी, सी, जीन्स और यहां पर टी शर्ट तो आप पहले ही लिख दीजिए, यहां पर बी को लिख दीजिए। अब आपको क्या बोला गया था? बी और जिसके पास स्वेटर है उसके बीच में 1 का गैप है, तो एक बार तो ये होगा कि स्वेटर ऊपर की तरफ आए, तो 1 का गैप दिया और यहां पर आपने लिख लिया स्वेटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरा, जब स्वेटर नीचे आए तो 1 का गैप दिया और यहां पर क्या लिख लिया? यहां पर लिख लिया आपने स्वेटर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Z lives immediately above the one who has suit, अभी तक हमें पता नहीं कि सूट कहां पर आएगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द वन हु हैज सूट लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, एक बार देख लेते हैं कि कितने इवन नंबर्ड फ्लोर आ रहे हैं आपके पास। ये तो पहले से पैक्ड है, ये भी पैक्ड है, या तो 4th पे आएगा या 2nd पे आएगा, तो 2 केसेस बन रहे हैं, तो अभी के लिए क्या करते हैं? होल्ड पे रख देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन द वन हु हैज स्वेटर एंड द वन हु हैज पैंट्स, तो चलिए इस इंफॉर्मेशन को हम यूज कर लेंगे, क्योंकि स्वेटर वाला जो पर्सन है उसकी पोजीशन हमने फिक्स कर ली। तो स्वेटर और पैंट्स के बीच में 3 फ्लोर का गैप है, ऊपर की तरफ तो जगह है नहीं, तो नीचे की तरफ 1, 2, 3, यहां पर आपके आ जाएगा पैंट्स। अब इसी तरीके से स्वेटर में नीचे की ओर जगह नहीं है, ऊपर की ओर जगह है, 1, 2, 3, यहां पर आपके 6th फ्लोर पे आ जाएगा पैंट्स। तो दोनों केसेस में फिल कर दिया। अब सर जितने भी कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन थी, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन थी, वो हमने यूज कर ली है। अब ऊपर से हम बारी बारी से जो इंफॉर्मेशन छूटी थी उसको एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे। अब यहां से हम हमारा दिमाग यूज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे ऊपर क्या बोला गया था कि K लिव्स इमीडिएटली अबव N, मतलब K M के जस्ट ऊपर रहता है। तो बहुत सारे पॉसिबल केसेस है, KM, 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 बहुत सारे पॉसिबल हैं, तो अभी इसको यूज नहीं करते। K डज नॉट हैव पैंट्स, K के पैंट्स नहीं है, मतलब KM ऐसे नहीं आ सकता, पर बाकी तो और काफी सारी पॉसिबिलिटी है, तो इसको अभी होल्ड पे रखिए। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन N एंड द वन हु हैज जैकेट, अब जिसके पास जैकेट है और N के बीच में 2 लोगों का गैप है, मतलब N और जैकेट वाले में कितने का गैप है?
2 का गैप है। तो चलिए ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन साइड में हम लिखते रहेंगे। ये कब लिखेंगे? स्टार्टिंग में नहीं, एक बार सारी डायरेक्ट और कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन यूज करने के बाद। द वन हु हैज जैकेट लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच एन लिव्स। अब जिसके पास जैकेट है वो एन से नीचे रहेगा, तो इसको आप यहां ये लिखने के बजाय आप बेटर लिख सकते हैं। कैसे? एन के नीचे 2 का गैप रहेगा और उसके बाद क्या आ जाएगा? आपका जैकेट आ जाएगा। यही बोला जा रहा है। फिर से देख लेते हैं क्या बोला गया था। द वन हु हैज जैकेट लिव बिलो द फ्लोर ऑन विच एन लिव्स, मतलब एन के नीचे रहेगा और 2 फ्लोर का गैप है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो यूज कर ही लिया है। द वन हु हैज शर्ट डज नॉट लिव इमीडिएटली, ठीक है। जे डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव और बिलो बी, जे ऊपर या नीचे नहीं रहता, जस्ट इमीडिएट में, ठीक है। वी का यूज कर ही लिया था। एक्स डज नॉट हैव ट्राउजर, ये भी यूज कर लिया था, ठीक है। अब जेड लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु हैज सूट एंड द सूट लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, ठीक है। सूट लिव्स ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर, तो क्या करते हैं, ये जो इंफॉर्मेशन है इसको यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इवन नंबर्ड फ्लोर की पॉसिबिलिटीज कम रहेगी। सर 8वें पे तो नहीं बैठ सकता क्योंकि टी शर्ट है, 6th पे भी नहीं बैठ सकता क्योंकि स्वेटर है, 4th पे आपको जगह मिल रही, 2nd पे भी नहीं बैठ पाएगा क्योंकि पैंट्स है। तो आपकी सूट की जगह आ चुकी है, एक ही पॉसिबिलिटी आ रही है, वो है 4th फ्लोर। तो यहां पर आप क्या फिक्स कर दीजिए? सूट को फिक्स कर दीजिए। यहां पर किसको फिक्स कर लेंगे? सूट को। दोनों केसेस में ही सूट फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब सूट से रिलेटेड एक और इंफॉर्मेशन थी, क्या? इससे पहले वाली, जेड लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु हैज सूट। जेड का रहता है सूट वाले के जस्ट नीचे, तो जेड बी के नीचे आ जाएगा जस्ट। चलिए, अब इससे हुआ क्या? इससे काफी अरेंजमेंट क्लियर हो गई है। कैसे क्लियर हुई है? अब जो आपने बहुत सारी इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन लिखी थी वो अब आप यूज करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये चीज देखिए कि एन और जैकेट वाले के अंदर 2 का गैप आना चाहिए। तो मान लीजिए मैं एन को यहां रखता हूं, तो 1 2 यहां पर क्या आनी चाहिए? जैकेट पर। यहां क्या है? सूट, तो एन यहां पर नहीं बैठेगा। चलिए, मैं अगर एन को यहां बिठाता हूं तो सर 1 2 का गैप और जैकेट कहां आ जाएगी? जैकेट आपकी आ जाएगी यहां पर। अब सर मैं अगर एन को यहां बिठाता हूं तो 1 2 का गैप, जैकेट कहां आ जाएगी? यहां पर यहां क्या है? पेंट्स। तो सर एन और जैकेट का कॉम्बिनेशन सिर्फ ये ही पॉसिबल है। कौन सा? 6th फ्लोर पे आप एन को रखिए और ऑटोमेटिकली जैकेट कहां जाएगी? 3rd फ्लोर पे, क्योंकि कितने का गैप है? 2 फ्लोर्स का गैप है। अब इसी तरीके से सेकंड केस में भी देखेंगे। यहां एन रखा, 2 का गैप रखा और यहां क्या आ गई? जैकेट आ गई। अब क्या रहा? थोड़ा सा एनालिसिस करने से आपका एन और जैकेट दोनों की पोजीशन क्या हो चुकी है? फिक्स हो चुकी है दोनों ही केसेस में, ठीक है। अब जैकेट और एन को आपने फिक्स कर लिया है। अब आप बाकी इनडायरेक्ट जो इंफॉर्मेशन है उनको भी यूज करना स्टार्ट कीजिए। पहली इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन क्या थी कि के और एम एक के ऊपर एक, मतलब अगर यहां के है तो इसके जस्ट नीचे एम रहेगा। मतलब आपको कंजिक्यूटिव 2 खाली स्लॉट चाहिए पर्सन वाले सेक्शन के अंदर। कंजिक्यूटिव 2 खाली स्लॉट चाहिए। सर कहां दिख रहा है 2 खाली स्लॉट्स? आखिरी के 2 स्लॉट्स आपके कंजिक्यूटिव खाली हैं और कहीं भी नहीं। तो के और एम ऑटोमेटिकली यहां पर फिल हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली यहां पर फिल हो जाएंगे। सेकंड केस में भी सर कहीं पर भी कंजिक्यूटिव स्लॉट्स नहीं है, सिर्फ सेकंड और फर्स्ट फ्लोर पे है। तो के और एम को क्या कर देंगे? प्लेस कर देंगे। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला गया था यहां पर के बारे में? के डज नॉट हैव पैंट्स, मतलब के पास पैंट्स नहीं है। पर अगर आप केस 1 को देखो तो के पास क्या आ रही है? पैंट्स आ रही है। तो केस 1 हो जाएगा आपका एलिमिनेट। केस 1 क्या हो जाएगा? केस 1 सर हो जाएगा एलिमिनेट। केस 2 आपका ट्रू केस आ जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा और क्या इंफॉर्मेशन थी आपके पास? जे के बारे में देखिए। जे डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव और बिलो बी। जे ना तो बी के ऊपर रहेगा ना नीचे। अब नीचे तो जगह है नहीं, जेड बैठा हुआ है। ऊपर भी जे नहीं रहेगा, तो जे के लिए एक ही जगह बचती है, ये यहां पर आ गया आपका जे। अगर जे यहां पर आ जाएगा तो एक ही प्लेस है, एक ही पर्सन है। कौन सा? एक्स। एक्स को आप प्लेस कर देंगे। अब बारी बारी से जो क्लोथिंग पीस थी जिनकी, वो कंप्लीट कर दीजिए। चलिए, क्या क्या बोल रखा था?
एक्स डज नॉट हैव ट्राउजर, एक्स के पास ट्राउजर नहीं है। एम के बारे में कुछ बात की गई थी क्या? ओनली टू पीपल लिव बिटवीन, चलिए द वन हु हैज जैकेट लिव्स बिलो, सी हैज टी शर्ट, द वन हु हैज शर्ट डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव और बिलो एन। जो शर्ट है जिसके पास, वो एन से ना ऊपर रहेगा ना नीचे रहेगा, मतलब ना जे में ना एक्स में आपके शर्ट आएगी। तो शर्ट के लिए कहां जगह बचती है? सिर्फ एम के सामने। तो एम वाले सेक्शन में शर्ट को भर दीजिए, ठीक है। अब सर एक्स के लिए आपको बोला गया था क्लियरली कि एक्स डज नॉट हैव ट्राउजर्स, एक्स के पास ट्राउजर्स नहीं है। तो एक्स के पास नहीं है तो किसके पास होंगे? जे के पास ही हो सकते हैं। अब जे के पास अगर ट्राउजर आ गया है तो एक ही आपके पास क्लोथिंग पीस बची है, वो है कैप। कैप आपका ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। पूरा का पूरा आपका अरेंजमेंट बन चुका है, पूरा का पूरा अरेंजमेंट बन चुका है। अब इस पे बेस्ड कुछ आपसे सवाल पूछे गए थे। जैसे पहला था एक्स लिव्स ऑन विच फ्लोर, तो एक्स कौन से फ्लोर पे रहता है? सर फिफ्थ फ्लोर पे एक्स रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग्स द फॉलोइंग लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 7, तो सेवंथ फ्लोर पे कौन रहता है? सेवंथ फ्लोर पे सर रहता है जे, मतलब ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। हु लिव्स इन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो जेड, जेड के जस्ट नीचे कौन रहता है? तो सर जेड के जस्ट नीचे आपके के रहता है। तो के कहां पर दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। विच क्लोथ डज जे हैव, जे के पास कौन सा क्लोथिंग पीस है? तो जे के पास सर है ट्राउजर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन द फ्लोर ऑन विच एक्स एंड द वन हु हैज शर्ट लिव, मतलब एक्स और जिसके पास शर्ट है उसके बीच में कितने फ्लोर आएंगे? तो एक्स और जिसके पास शर्ट है उसके बीच में कितने का गैप है? 1 2 3, बी जेड के 3 फ्लोर का गैप आ रहा है, तो 3 आ जाएगा आपका, ठीक है, 3 आ जाएगा ऑप्शन ई। तो यहां पर आपका पूरा का पूरा अरेंजमेंट क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए फाइनल सेट की तरफ बढ़ते हैं। फाइनल सेट आपका रहेगा डेटा सफिशिएंसी का। तो चलिए देखते हैं। अब डेटा सफिशिएंसी का देखने से पहले मैं डेटा सफिशिएंसी के बारे में बता देता हूँ। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस में क्या रहता है? कोई भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर उसके बाद नीचे 2 से 3 आपको स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। अब आपको क्या बताना होता है? आपको ये बताना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट यूज करके हम आंसर निकाल सकते हैं। इसमें ये नहीं बोला जाता कि आप एग्जैक्ट आंसर निकालिए, आपसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि कौन से स्टेटमेंट्स में डेटा सफिशिएंट है आंसर निकालने के लिए। आंसर निकलेगा, जो भी निकलेगा उससे हमें मतलब नहीं है, बस आंसर निकलना चाहिए। और आंसर निकलना चाहिए तो कौन से स्टेटमेंट से निकलेगा? फर्स्ट और सेकंड से निकलेगा, या केवल फर्स्ट से निकलेगा, या केवल सेकंड से निकलेगा, या दोनों को यूज करके भी नहीं निकल सकता। तो इस तरह से आपके सामने ऑप्शंस भी है। जैसे ऑप्शन ए है, डेटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर वाइल डेटा इन स्टेटमेंट 2 इज नॉट सफिशिएंट, मतलब पहले में सफिशिएंट है अकेला यूज करने पर भी, पर सेकंड में अकेला यूज करने पे सफिशिएंट नहीं है। अब ऑप्शन बी क्या है? अब स्टेटमेंट 2 अकेला सफिशिएंट है, पर स्टेटमेंट 1 अकेला सफिशिएंट नहीं है। इसी तरीके से ऑप्शन सी है, या तो पहला या फिर दूसरा आप यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। या तो पहला यूज कर लीजिए या फिर आप दूसरा यूज कर लीजिए, आंसर निकल जाएगा। अब सर डी क्या है? पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट्स आपको साथ में यूज करने पड़ेंगे, तब भी आंसर नहीं निकलेगा। मतलब पहला और दूसरा दोनों साथ यूज करेंगे तो भी आंसर नहीं निकलेगा। ऑप्शन ई क्या है सर? दोनों स्टेटमेंट्स साथ में यूज करने पर आंसर निकल रहा है। जब आप दोनों स्टेटमेंट्स यूज करेंगे तब आंसर निकल जाएगा। तो ये आपके कुछ ऑप्शंस रहते हैं जो नीचे पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले पहला सवाल देखेंगे हम। क्वेश्चन आपके सामने है, कोडिंग का सवाल है पर डेटा सफिशिएंसी फॉर्मेट है। क्या पूछा गया है? हाउ इज बाउ कोडेड इन दी लैंग्वेज, हाउ इज बाउ कोडेड इन दी कोड लैंग्वेज, कोड लैंग्वेज में बाउ को कैसे कोड किया जाएगा? तो बाउ को कैसे कोड किया जाएगा? 2 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं। तो हमारा टारगेट बाउ का कोड निकालना नहीं है, ये देखना है कि कौन से स्टेटमेंट से आप बाउ का कोड निकाल पा रहे हैं। तो स्टेटमेंट 1 में, अब जब भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल होता है हमारा फोकस किस पे है सर? सिर्फ बाउ पे, बाकी और कहीं भी मत लीजिए। तो चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट 1 में बाउ को ढूंढ लीजिए। सर बाउ आपको पहले ही स्टेटमेंट के पहले पार्ट में ही मिल रहा है, ये आपको यहां पर बाउ मिल गया है, ठीक है। अब सेकंड में भी बाउ मिल रहा है क्या? सेकंड में सर बाउ नहीं मिल पा रहा। अब ये आप बाउ कैसे निकालेंगे?
ये बाव कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। चलिए, अब बाव जो था सिर्फ एक ही सेंटेंस में था, इन दोनों में से हर स्टेटमेंट में जो एक स्टेटमेंट है उसमें दो आपको अंदर सब स्टेटमेंट्स और दिए गए हैं, पहला और दूसरा। हमें किससे मतलब था, सिर्फ बाव से, तो सर बाव आ रहा था सिर्फ पहले के अंदर। अब सर क्या किया जाए, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट में अगर आपका वर्ड आता है तो क्या कोशिश रहती है, कोशिश रहती है बचे हुए जो वर्ड्स हैं उन पे फोकस करने की। तो सर आपके बचे वर्ड कौन से हैं, रो, सर रो तो सेकंड में भी आ रहा है, अगला है नन, नन भी सर सेकंड में आ रहा है, और उससे अगला है आपका एंड, और एंड भी सेकंड में आ रहा है। तो अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस को कंपेयर करते हैं तो बाकी सभी शब्दों के कोड अलग हो जाएंगे और बाव सिर्फ आपके पास बच जाएगा। तो इसका मतलब कहने का तात्पर्य या कहने का मीनिंग ये है कि आप पहले स्टेटमेंट से बाव का कोड निकाल पा रहे हैं। अब सर पहले से तो निकाल पा रहे हैं, क्या दूसरे से निकाल पा रहे हैं या नहीं, ये चेक कर लेते हैं। सर दूसरे के अंदर ये पहला है और ये दूसरा है, बाव कहाँ आ रहा है, सर पहले के अंदर आ रहा है, दूसरे के अंदर नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, अब बाकी वर्ड्स पे फोकस करेंगे। इफ कहीं दिख रहा है आपको, बिल्कुल है सर। नन, नन भी सर बिल्कुल है, और अगला है विल। अब सर विल यहां पर नहीं आया, अब विल के कारण प्रॉब्लम आ गई सर। अब आपके पास दो ऐसे शब्द या दो ऐसे वर्ड आ चुके हैं जो सेकंड टाइम रिपीट नहीं हो रहे। अगर सर रिपीट नहीं हो रहे तो आप इनके कोड फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो सेकंड सेंटेंस से या सेकंड स्टेटमेंट से आप बाव का एग्जैक्ट कोड फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सर, हमने स्टेटमेंट 1 से फाइंड कर पा रहे थे और सेकंड वाले से हम फाइंड नहीं कर पा रहे थे। तो क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन ए कि डेटा इन स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट बट डेटा इन स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। तो पहले का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आपके सामने है, वही डेटा सफिशिएंसी का सवाल है, एग्जैक्ट आंसर देने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये फाइंड करना है क्या आप आंसर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले स्टेटमेंट 1 को देखते हैं। V इज रिचर देन Q। V क्या है, सॉरी, V क्या है, Q से अमीर है। V क्या है, Q से अमीर है, तो V ग्रेटर Q बता देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। बट पुअर देन M, V सर Q से तो रिचर है पर M से क्या है, पुअर है, तो इसके आगे कौन आ जाएगा, M आ जाएगा। ये आपका आ गया स्टेटमेंट नंबर 1 से। निकालना क्या था, सवाल तो आपने पढ़ा ही नहीं सर। सवाल बोला गया था who among P, Q, T, V and M is exactly in the middle when they are arranged in ascending order of their income। मतलब आपके पास कितने कुल 5 लोग हैं, इन पांचों लोगों को जब आप बढ़ते हुए क्रम में, पैसों की बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करेंगे तो दूसरी बीच वाली पोजीशन पे कौन आएगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सर पहले वाले से तो अभी तक 3 व्यक्तियों के बारे में ही पता चला है, बाकी 2 का तो अभी तक पता भी नहीं चला। क्या पता वो बाकी 2 इनके बीच में कहीं हो, आगे हो या पीछे हो। तो पहले से तो कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। दूसरा देख लेते हैं सर। T इज रिच देन Q एंड M। T क्या है, Q और M दोनों से ही ज्यादा क्या है, अमीर है। बट पुअर देन P, पर P से क्या है, कम अमीर है, तो P इसके आगे आ जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ हम सेकंड वाले स्टेटमेंट में फोकस करते हैं। सर अभी तक 1 2 3 4 ही आपके पास पर्सन आए हैं, 5 पूरे आए भी नहीं है। 5 पूरे आए नहीं है तो आप किस तरह से असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ क्रम बनाएंगे, फिर कहां से आप मिडल वाला ढूंढ पाएंगे। इसका मतलब सेकंड से भी आंसर नहीं आ पाएगा। पर यहां पर सवाल खत्म नहीं होता। एक ऑप्शन आपका ये भी था कि अगर हम पहले और दूसरे दोनों को साथ में यूज करें तब क्या आंसर आ सकता है या नहीं आ सकता। तो चलिए देख लेते हैं। सर P T से बड़ा है और T Q और M दोनों से बड़ा है। अब यहां पर क्या बोला गया था, M V से बड़ा है और V Q से बड़ा है। तो चलिए देखिए कैसे, देखते देखते ही पूरा का पूरा ऑर्डर बन गया। कैसे बनाए, P T से बड़ा है। अब अगर T किससे, Q और M दोनों से बड़ा है, पर Q और M में आगे कौन आ रहा है, सर आगे आएगा पहले M आएगा। तो T से बड़ा किसे दिखा दीजिए, M को दिखा दीजिए। M के बाद सर कौन आता है,
वी आता है और फिर वी के बाद सर कौन आता है, क्यू आता है, और देखते देखते ही आपने पूरा का पूरा ऑर्डर बना दिया है। अब ऑर्डर में मिडल पोजीशन पर कौन आ रहा है जल्दी से बता दीजिए। तो आंसर निकाल पा रहे हैं नहीं निकाल पा रहे? बिल्कुल निकाल पा रहे हैं, पर सर तभी जब हम पहले और दूसरे स्टेटमेंट्स दोनों को एक साथ यूज कर सकें। दोनों को एक साथ जब आप यूज करेंगे तब आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ई कि डेटा इन स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर रिक्वायर्ड या बोथ आर टुगेदर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो तीसरा और फाइनल क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्या सवाल बोला गया है? इन अ रो 5 persons आर स्टैंडिंग पी क्यू आर एस एन टी, हु इज इन द मिडल। एक रो है जिसमें 1 2 3 4 5 लोग खड़े हैं, आपको बताना है कि मिडल में कौन खड़ा है। तो चलिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एस एंड क्यू आर एट टू एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो। अगर पहले वाले स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, अगर ये रो है तो इनके एंड वाली जो पोजीशन है दोनों तरफ की, बाएं और दाएं की, लेफ्ट एंड राइट की, वहां पर एस और क्यू है। तो या तो यहां पर एस है या फिर यहां पर क्यू है, या तो यहां पर क्यू है या फिर यहां पर एस है। मतलब एस और क्यू आएंगे बिल्कुल आखिरी में ही आएंगे। अब इससे सर कैसे पता चल पाया कि बीच में कौन आएगा? अभी तो आपने सिर्फ 2 ही पोजीशन फिल की है, अंदर की जो 3 है वो तो अभी तक पता ही नहीं है। तो तीनों का पता नहीं है तो आप मिडल पे कौन आएगा ये तो कभी पता नहीं चल पाएगा ऐसे तो फर्स्ट से तो आपका आंसर नहीं आएगा। अब सेकंड पे आ जाते हैं। क्या बोला गया है? टी इज टू द राइट ऑफ आर। टी कहां पर है? आर के राइट में। तो चलिए अगर आर यहां पर है तो टी कहां पर आ जाएगा? इसके राइट में। तो राइट किस तरफ है? दायां। और कहां जाएगा? टी यहां पर आ जाएगा। अब इससे तो सर कुछ भी नहीं पता चल पा रहा। 2 ही व्यक्तियों की आपने बात की है, इन दोनों से तो कुछ भी पता नहीं चल पाएगा, बाकी 3 का क्या है? तो सेकंड अकेला यूज करने पर भी आंसर नहीं दे रहा। अब सवाल आता है कि अगर इन दोनों को साथ में यूज करें तो क्या बात बन सकती है क्या? अब ये बात हमें पता है कि कोने पर एस और क्यू आएंगे, बीच में आपका आर और टी रहेगा। पर सर अभी तक भी आपने दोनों को यूज करने पर भी 4 ही व्यक्तियों की बात हुई है। 5वें व्यक्ति का क्या हो सकता है? 5वें व्यक्ति इसके बीच में आ जाए, हो सकता है यहां आ जाए, हो सकता है यहां आ जाए, तीनों में अलग अलग आंसर आ जाएंगे। तो 5 व्यक्तियों की तो कहीं से बात ही नहीं हुई। बात ही नहीं है तो सवाल ही नहीं उठता कि आप पूरा का पूरा रो बना दें और मिडल वाला फाइंड कर दें। तो दोनों को साथ यूज करने पर भी सर आंसर नहीं आ रहा है। तो आपका उत्तर या आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या था? डेटा इन स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। मतलब दोनों का डेटा यूज करने पर भी आंसर नहीं निकल पा रहा। तो चलिए ये था आज का सेशन। आपके लिए 3 डिफरेंट सेट्स, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पे मैंने लाने की कोशिश की थी। सबसे पहले हमने लिया था कोडिंग डिकोडिंग ओल्ड पैटर्न पे। कोडिंग डिकोडिंग कौन सा लिया था? ओल्ड पैटर्न पे हमने कोडिंग डिकोडिंग लिया था। उसके बाद हमने बात की थी फ्लोर बेस्ड पजल की। फ्लोर बेस्ड पजल के बाद जो फाइनल हमने उठाया था वो था डेटा सफिशिएंसी। क्या लिया था? डेटा सफिशिएंसी। तो आई होप आज का सेशन आपने एंजॉय किया हो। लेवल मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पहले फोकस ज़्यादा प्री पे रहेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेंस में ये चीज़ें नहीं पूछी जाती। डेटा जो सफिशिएंसी है वो स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ये डेटा सफिशिएंसी अपने आप में टॉपिक नहीं है, ये इसके अंदर आपसे कोई भी टॉपिक में पूछा जा सकता है। बस ये क्वेश्चन पूछने का एक अलग तरीका है, क्वेश्चन का अलग टाइप के फॉर्मेट में पूछा जाता है, बाकी अलग से अपने आप में कोई टॉपिक नहीं है। तो इसको अच्छे से काफ़ी प्रैक्टिस करनी है हमें, और मैं अपने कोर्स में इनकी डेटा सफिशिएंसी की क्लासेस भी खूब करूँगा, तो आप चिंता मत कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट सेशन में, तीसरे सेशन में हम मिलेंगे कल नहीं परसों, क्योंकि रीजनिंग की क्लास रहती है आपकी अल्टरनेट, और क्वांट की क्लासेस आई होप आप डेली फॉलो कर रहे हैं। 8 बजे डेली हमें ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि क्वांट की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। अगर क्वांट रीजनिंग पे अच्छी पकड़ बना लेंगे तो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो चलिए जाने से पहले एक बार फिर से आपसे दरखास्त रहेगी, जो भी हमारे साथ नए जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, आप हमारे प्रोग्राम को फॉलो करना चाहते हैं, तो जल्दी से लाइक लीव कीजिए, प्लस सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आप बेल आइकन भी प्रेस करेंगे, जिससे कि
जब भी आपके पास, जब भी हमारा वीडियो डलना रहता है, वैसे तो टाइमिंग सेट है, पर जो अनशेड्यूल्ड वीडियोस होते हैं जिनका फिक्स टाइम नहीं है, उनको भी अगर आप देखना चाहें तो उसके लिए सीधी सीधी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए, आज के सेशन में इतना ही। परसों फिर से मिलेंगे एक नए और अच्छे सेशन के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।